बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि इंटरिम और एड इंटरिम इंजंक्शन में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली ये समझा जाता है कि शायद ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एड इंटरिम का मतलब होता है एड हॉक इंटरिम, यानी कि जब आप पहली दफ़ा कोर्ट में जाते हैं इंजंक्शन लेने के लिए, वहाँ पर आप एक स्टे एप्लीकेशन लगा देते हैं साथ, जो कि फॉर दी टेम्परेरी इंजंक्शन होती है, कि यानी कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता आप डिफेंडेंट को मना करें कि वो ये काम ना करे जो वो करने जा रहा है, और जिस काम को रोकने के लिए बेसिकली आप कोर्ट के अंदर आए हैं। मैं हमेशा मिसाल देता होता हूँ कि कोई अथॉरिटी है, वो कहती है कि आपने अपनी बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी का मैप अप्रूव नहीं करवाया, सो वी आर गोइंग टू डिमोलिश इट। ठीक है, ये ठीक से नहीं बनी हुई, लीगल रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी नहीं की। अब क्या होता है कि आप कोर्ट में चले जाते हैं, पहले दिन आप गए, आपने सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया, वहाँ पर आपने परमानेंट इंजंक्शन क्लेम किया। परमानेंट इंजंक्शन आपको कब मिलेगा? जब केस का फाइनल डिसीजन आएगा। ठीक है, उसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है उसके लिए आपको एविडेंस देना होता है, वो बात की बात है। अब हम बात करते हैं टेम्पररी इंजंक्शन की, है जिसको आम जबान में स्टे ऑर्डर कहते हैं। टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन आपने फाइल कर दी, तो उसके बाद क्या होगा? पहले दिन आप कोर्ट में है, डिफेंडेंट का तो कोई पता नहीं, आप सिंपल जाकर एक आर्ग्यूमेंट करते हैं, और आर्ग्यूमेंट में अगर आप सेटिस्फाई कर दें कोर्ट को कि यू हैव गुड प्राइमा फेसी केस, इसके अलावा बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस ऑल्सो लाइज इन योर फेवर, यानी कि अगर ये काम हो जाता है तो इसमें ज़्यादा इनकन्वीनियंस किसको होगा? अब बिल्डिंग अपनी जगह पर खड़ी है, ठीक है, तो अथॉरिटी को इतना ज़्यादा उसका नुकसान नहीं है जितना कि मुझे नुकसान होगा अगर आप उस स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को डिमोलिश कर दें। तो दैट इज़ बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस लाइज इन माय फेवर। और आखिर में इररिपेयरेबल लॉस, कि अगर ये काम हो गया तो इररिपेयरेबल लॉस वुड बी कॉस्ट टू मी। बिल्डिंग गिर जाती है तो डेफिनेटली कोई मुझे नई कंस्ट्रक्शन करके तो नहीं देगा, मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई भी उस पर लगी हुई है। ठीक हो गया? तो इस वजह से इररिपेयरेबल लॉस भी मुझे कॉज हो रहा है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपने स्टैब्लिश कर दिए बिफोर दी ऑनरेबल कोर्ट। कोर्ट ने क्या किया कि आपको एक स्टे ग्रांट कर दिया। वो होगा स्टे, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के मुताबिक हम ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं सीपीसी के मुताबिक, तो उसके अंदर आप देखेंगे रूल 2A एंड 2B। अब जो रूल 2A है वो ये कहता है कि कोई भी इंजंक्शन जो कोर्ट देगी इन द एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट, वो 15 डेज तक ऑपरेट करेगी। तो बेसिकली दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एड इंटरिम इंजंक्शन, यानी कि वो एड इंटरिम है, एड हॉक इंटरिम है। इंटरिम इंजंक्शन आप रूल 2B के तहत लेते हैं। रूल 2B के अंदर जब डिफेंडेंट आ जाएगा तो फिर उसकी जो मियाद है, उसका जो दौरानिया है इंजंक्शन का, वो 6 महीने हो जाएगा। और इसमें पंजाब अमेंडमेंट लाहौर हाई कोर्ट की वो ये कहती है कि इसका दौरानिया 1 साल का होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप इंटरिम इंजंक्शन ले लेंगे, आप अपना स्टे कंफर्म करवा लेंगे, तो वो फिर सूट खत्म होने तक, फैसला आने तक वो चलता रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये देख लिया कि जब डिफेंडेंट मौजूद नहीं है, ठीक है, जब आपने सिर्फ प्लेंटिफ की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से आर्गुमेंट किया, तो वो एड इंटरिम इंजंक्शन है, एड हॉक इंटरिम। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपने वो स्टे कंफर्म करवाना है। वो स्टे कंफर्म आप कब करवाते हैं? जब रिस्पोंडेंट की साइड से भी, डिफेंडेंट की साइड से भी आर्गुमेंट्स होते हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो जब वो डिफेंडेंट कोर्ट में आकर पेश हो जाएगा, उसके बाद वो भी आर्गुमेंट करेगा, और उसके बाद आप अगर कामयाब हो जाते हैं कि आपने वो तीनों इंग्रेडिएंट्स दोबारा से स्टैब्लिश कर लिए इन ऑपोजिशन टू द डिफेंडेंट, ठीक है, डिफेंडेंट ने अपोज किया लेकिन फिर भी कोर्ट ने आपकी बात मान ली, तो फिर वो आपका स्टे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंफर्म्ड स्टे है उसको बेसिकली आप कहेंगे कि आपने इंटरिम इंजंक्शन उस केस के अंदर हासिल कर लिया है। तो ये थी बेसिकली छोटी छोटी सी 2 चीज़ें जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।